एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप इस हिस्से में यानी इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। मीन्स कैसे ये कंट्री जो हैं यूनिफाइड होते हैं, कैसे ये कंट्री जो होते हैं यहाँ पे जो डिफरेंट किंगडम थे वो आपस में सिंगल कंट्री बनाते हैं या आपस में अपने आप को मर्ज करते हैं, आपस में यूनाइट करते हैं। तो आपका 1848 का जो ईयर्स था, 1848 के ईयर्स में वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे, एजुकेटेड क्लास के लोग थे या जो प्रोफेशनल लोग थे, प्रोफेशनल मीन्स जो पॉलिटिक्स में प्रोफेशनल थे या जो बिजनेसमैन थे, इन लोगों ने 1848 में रिवोल्ट किया। और 1848 में जब रिवोल्ट किया तो उसमें आपने यहाँ देखा है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांस में मोनार्की को पूरी तरह से रिमूव करा दिया गया है। एब्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि फ्रांस में मोनार्की जो है वो हट जाती है। फ्रांस में वहाँ फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बनता है जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। और राइट टू वोट इट वाज ग्रांटेड या प्रोक्लेम्ड फॉर मेल, मतलब राइट टू वोट पुरुष को दिया गया था, महिलाओं को नहीं दिया गया था। मोनार्की को हटा दिया गया और फ्रांस जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। फ्रांस के ही जैसा जैसे कि आपने प्रीवियसली पढ़ा है, मैटरनिक जो था बहुत कंजर्वेटिव था और मैटरनिक जो था वो राष्ट्रवादियों से और नेशनलिस्ट लोगों से बहुत डरता था। तो जब फ्रांस में 1848 में ये इवेंट हुआ तो फ्रांस से इंस्पायर होकर अदर यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगेरियन है, तो वहाँ पे लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि द वे फ्रांस अचीव्ड इंडिपेंडेंस एंड फ्रांस हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम भी चाहते हैं कि फ्रांस की तरह हमारे कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए, या हमारा भी कंट्री फ्रांस की तरह एक यूनाइट कंट्री हो जहाँ पे हमारा एक कॉमन करेंसी हो, कॉमन लैंग्वेज हो, सेम सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन हो, है ना। ऑलरेडी लोग जो थे अपने सिस्टम से बहुत ही अनरेस्ट में थे, अनकम्फर्टेबल थे। तो बेसिकली यूरोप में 1848 में लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे हो, मतलब ये लोग डिमांड करना शुरू कर दिए कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस प्लस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मीन्स हम डेमोक्रेटिक रूल्स और डेमोक्रेटिक सिस्टम को चाहते हैं। जैसा फ्रांस में हुआ है वैसा हम लोग भी जर्मनी, इटली या पोलैंड के लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। तो फिलहाल आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा जैसे आपका ये वाला पैराग्राफ है, तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन ये बनेगा। कुछ पॉइंट आपको इस क्वेश्चन के आंसर इस वाले पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी जो है यूनिफाइड होता है वो डिफरेंट स्टेज में होता है। अब कोई भी कंट्री अगर एक राष्ट्र बनेगा या कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत वास्ट एरिया है या कोई बहुत ही एक्सपेंडेड एरिया है या एक्सटेंसिव एरिया है, तो कोई बहुत बड़ा एरिया होता है, विस्तार वाला एरिया होता है जहाँ पे मेनी सेंचुरीज से कई सारे रूलिंग क्लास के लोग या कई सारे किंगडम एग्जिस्ट करते हैं। तो सडनली वो एक नेशन स्टेट तो बन नहीं सकते हैं। जैसे भारत में ही देखो, तो भारत में जब अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे तो भारत को इंडिपेंडेंस अचानक तो मिला नहीं। इंडिपेंडेंस गेन के लिए वी हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर मेनी मार्टर्स, वी हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर मेनी प्रेसियस मंथ्स। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज नॉट अ सडन फिनोमिना, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो सिमिलरली जर्मनी जो है यूनाइट होता है 1871 में, लेकिन 1871 के पहले जर्मनी को यूनाइट करने के लिए कई सारे अटेम्प्ट किए गए थे। तो वही आपका एक सवाल बनेगा कि आप जर्मनी यूनाइट होता है तो स्टेप बाय स्टेप होता है, सडनली नहीं होता है, तो आपको वही डिफरेंट स्टेप लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप आपका ये था, जर्मनी के डिफरेंट एरिया से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नंबर कितना था? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो असेंबल्ड होते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। कब होते हैं? 18 मई 1848 में। और जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में असेंबल्ड होते हैं तो ये जितने भी मेंबर थे इन्होंने कहा कि जर्मनी को हम एक राष्ट्र चाहते हैं, तो एक अ नेशन मस्ट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने जर्मनी के लिए एक संविधान बना दिया। इन्होंने जर्मनी के लिए एक संविधान बना दिया। किन लोगों ने बना दिया? जर्मनी के लिए संविधान बनाया यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, 831 रिप्रेजेंटेटिव। अब संविधान ये लोग जब बना दिए तो उसके बाद क्या होता है? संविधान बनाने के बाद इन लोगों ने संविधान में क्लियरली मेंशन किया था कि हमारा जो नया संविधान है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल कंट्रोल या अंडरमाइन द पावर ऑफ मोनार्की, मतलब जर्मनी के जो राजा है ना, उनकी अथॉरिटी कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। और जब ये प्रपोजल या संविधान जो है वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास लेकर जाते हैं, तो राजा ने कहा, जर्मनी जो उसका सबसे बड़ा एरिया था प्रशिया, वहाँ पे विलियम फोर्थ रूल करते थे। तो राजा के पास जब ये प्रपोजल गया, संविधान गया, तो रूलर ने कहा कि आई डोंट वांट
I don't want any type of challenge for my authority. He said, I want to exercise my power as an independent authority. So he rejected the proposal of elected representative. तो राजा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं जो है ऐसे संविधान को नहीं एक्सेप्ट करूंगा जहाँ पे पावर हमारा रिड्यूस किया जाए। उसके अलावा उनके इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के इस आइडिया को एरिस्टोक्रेसी मीन्स वहाँ के जो एलिट क्लास या संपन्न लोग थे, मिलिट्री लोग थे, वो भी अपोज कर रहे थे। तो जो लिबरल लोग थे उनका पार्लियामेंट से कंट्रोल काफ़ी कम हो जाता है ना। तो बेसिकली जर्मनी में सोल्जर या ट्रूप्स को बुला करके पार्लियामेंट को डिसबैंड या पार्लियामेंट को डिसॉल्व या पार्लियामेंट को डिफंक्शनल कर दिया जाता है। तो जर्मनी को यूनाइट करने का जो पहला स्टेप था वो कब था, 1848 में था। किन्होंने किया, वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने थे, 831 ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संविधान बनाया और संविधान में क्या लिखा, मोनार्की को पार्लियामेंट में कंट्रोल करने का प्रस्ताव किया। समझ रहे हैं, मोनार्की को पार्लियामेंट में कंट्रोल करने का प्रस्ताव किया। तो लिबरल्स जो थे उन्होंने एक संविधान बनाया। तो आपने मतलब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन लिखना है कि फर्स्ट स्टेप में वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ की मोनार्की ने और डिफरेंट मिलिट्री और अरिस्टोक्रेसी ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो पहला स्टेप ये था जर्मनी को यूनिफाइड करने का। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप कहाँ से उसका आंसर लिखोगे, है ना। उसका इसी सेम क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, वो आपका मिलेगा अगले वाले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे आपका जो अगला वाला पैराग्राफ है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, जिससे आप लिखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि आर्मी जो है कंट्री को यूनिफाइड कर सकती है। तो जर्मनी में आर्मी ने जर्मनी के डिफरेंट किंगडम को यूनिफाइड करने का प्रयास किया था। इसीलिए यहाँ पे आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, कैन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैन ऑर्गेनाइज डिफरेंट किंगडम्स इनटू अ नेशन स्टेट। तो आपका पहला जो स्टेप था उसमें जर्मनी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रयास किया था। 1848 में प्रपोजल लिखा था कि मोनार्की शैल बी सब्जेक्टेड अंडर पार्लियामेंट, लेकिन मोनार्की ने उस प्रपोजल का रिजेक्शन कर दिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जर्मनी को फिर से यूनिफाइड करने का प्रयास कब किया गया, जर्मनी को यूनिफाइड करने का प्रयास किया गया 1848 में, तो फेल हो गया था, है ना। तो 1848 में इसलिए फेल हो गया क्योंकि जर्मनी के जो कंबाइंड फोर्सेस थे, कंबाइंड फोर्सेस मीन्स जर्मनी में जो पावरफुल लोग थे उस वक्त, मोनार्की, मिलिट्री प्लस जो लैंड ओनर थे, उनको जर्मन लैंग्वेज हम जुंकर कहते हैं। तो ये टर्म आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो इन्होंने इस अटेम्प्ट को जो है फाइल कर दिया, बेकार कर दिया। तो पहला जो प्रयास था वो बेकार हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन करता है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट करता है प्रशिया। प्रशिया क्यों करना चाहता था, तो प्रशिया इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर हम जर्मनी को यूनिफाइड कर देंगे, यूनाइट कर देंगे, तो प्रशिया में जो अदर स्टेट हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, जर्मनी में जो अदर स्टेट हैं उनके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, प्रशिया का होगा। तो जर्मनी को यूनिफाइड करने का अगला अटेम्प्ट करता है प्रशिया, और इसके जो लीडर थे उनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क को कहा गया है द चीफ आर्किटेक्ट। जैसे भारत को देखो तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भारत में कई सारे प्रिंसली स्टेट या राजा लोग शासन करते थे। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में अपने एरिया को इंटीग्रेट नहीं होने देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको भारत के साथ अपने एरिया को इंटीग्रेट करना होगा। तो भारत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कहते हैं द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अ सेंस ऑफ यूनिफिकेशन इन इंडिया। तो वैसे ही इटली के जो जर्मनी के जो ये थे ऑटोमन बिस्मार्क थे, प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड करने का प्रयास किया। किसकी सहायता से, अपने आर्मी से और अपनी ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी में कौन होता है, जो गवर्नमेंट रन करने में हेल्प करते हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल सरकारी सर्वेंट होते हैं, उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी प्लस आर्मी, उसकी सहायता से बिस्मार्क, ही वाज रेफर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क ने, ही फॉट 3 मेजर वॉर्स इन 7 ईयर्स। ये 3 युद्ध करते हैं 7 सालों में। किन कंट्रियों के खिलाफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, क्योंकि ये भी कहते हैं ना जर्मनी के डिफरेंट एरिया को ऑक्युपाइड करने के उसमें थे। तो जर्मनी के लिए जो चैलेंज कर रहे थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, उसके साथ 7 साल तक 3 बड़े युद्ध किए बिस्मार्क ने, और अंत में प्रशिया जो होता है वो विक्ट्री इमर्ज होता है, और जर्मनी जो होता है 1871 में यूनिफाइड होता है, और विलियम फर्स्ट जर्मनी के मोनार्क बन जाते हैं। तो यहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि जब जर्मनी नेशन स्टेट बन गया तो मोनार्की वहाँ पे क्यों आती है, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाइड करने में मोनार्की काफ़ी लीडिंग रोल प्ले किया था। प्लस जो मोनार्की थी उन्होंने ये कहा था कि हम मतलब सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। तो मोनार्की जो थी वो थोड़ा सा लिबरलाइज हुई थी,
तो जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो फर्स्ट में आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा 1848 का लिबरल्स का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, और सेकंड में बिस्मार्क का, जिसको उन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से ही फॉट 3 मेजर वॉर इन 7 years अगेंस्ट दिस कंट्री एंड फाइनली Prussia emerged victorious and the process of national unification of Germany completed. William I he proclaimed the new German emperor in Versailles Palace, है ना। तो जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ये आंसर जो है इस तरह से रिस्पॉन्ड करिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाले पैराग्राफ से आएगा इटली का, तो इटली से क्वेश्चन कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं हम सभी लोग, है ना। आप लोग थोड़ा सा आज मतलब सोचिए, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे इस वाले पैराग्राफ से आपका सवाल क्या बनेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। जैसे आपका इसको हम कंपैरिजन कर दें इंडिया के साथ है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। So India was ruled by Britishers. In India there were different princely states. British also granted a degree of autonomy to local rulers. तो वैसे इटली जो था, इटली भी 1870 के आसपास जो होता है वो यूनिफाइड होता है। मतलब इटली में डिफरेंट किंगडम थे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लोकल रूल कर रहे थे। तो इटली कोई नेशन स्टेट नहीं था, तो इसका कोई अपना कॉमन करेंसी नहीं था, कोई कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई कॉमन सिंबल नहीं था, कोई कॉमन नेशनल फ्लैग नहीं था, कोई कॉमन पार्लियामेंट नहीं था। तो आपका यहाँ सवाल बनेगा एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। तो इटली यूनाइट होने के पहले क्या था उसके बारे में आप लिखिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आप कह देना इटली जो था यूनाइट होने के पहले पॉलिटिकली डिवाइडेड था या पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कई सारे एरिया में डिफरेंट लोकल रूलर रूल कर रहे थे, तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, मतलब राजनीतिक तौर पे इटली जो था बटा हुआ था। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेगा कि वहाँ पे इटली में जो है इटालियन वाज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। मतलब इटली के जो डिफरेंट एरिया थे वहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टिक स्टेट्स मतलब डिफरेंट लोकल रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे, है ना। इटली जो था यूनिफिकेशन के पहले 7 मेजर स्टेट्स थे। इटली का जो स्टेट था सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे आप देखेंगे इटली का ये आपका एक मिनट, इटली का आपका जो मैप है यहाँ पे है। इटली में आप देखेंगे सार्डिनिया पिडमॉन्ट कहाँ पे है, तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट आपका ये है। यहाँ पे इटली के जो लोकल रूलर थे यानी इटालियन ओरिजिन जो इटली के लोकल थे या मेन लोग थे वो यहाँ से रूल कर रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बाकी अदर एरिया था, जैसे इटली का ये नॉर्थ है, इटली का सेंट्रल है, इटली का साउथ है। तो नॉर्थ में जो मतलब ये ऑस्ट्रिया था वो रूल कर रहा था, सेंटर में जो पोप थे वो रूल कर रहे थे, और साउथ में जो स्पेन के रूलर थे वो रूल कर रहे थे। तो इटली क्या था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, डिफरेंट लोकल डायनेस्टी रूल कर रहे थे, 7 मेजर एरिया में डिवाइडेड था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो एरिया था वहाँ पे इटालियन फैमिली के लोग जो थे वो रूल कर रहे थे, है ना। तो बेसिकली आप यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन, तो आप जो है अपना आंसर जो है यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्ड करिएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये अपना आंसर रिस्पॉन्ड करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा, और वो क्या पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा वो बनेगा द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली हैपेंड इन डिफरेंट स्टेजेस एक्सप्लेन, या सेकेंड तरीके से क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन डिफरेंट स्टेजेस। मतलब आपका जो इटली था वो डिफरेंट स्टेज में यूनिफाइड होता है, उसको आप एक्सप्लेन करिए, है ना। तो इटली कब जैसे इटली जो है वो कैसे यूनाइट होता है, तो आप उसका रिस्पांस कैसे देंगे, तो उसको आप इस तरह से रिस्पॉन्ड करिएगा कि इटली को यूनिफाइड करने का जो अटेम्प्ट था, इटली को यूनाइट करने का जो प्रयास था, वो सबसे पहले किसने किया था, मैजनी ने किया था। यंग इटली बनाया था और उसने अपने आइडिया को डिसेमिनेशन किया था, स्प्रेड किया था अपने गोल को। उसने कहा था ना कि नेशन स्टेट्स आर द नेचुरल यूनिट ऑफ मैन काइंड। मतलब जो है राष्ट्र जो होते हैं उन्हें यूनाइट होना है, किंगडम को नहीं रहना है। राष्ट्र जो है नेशन का नेचुरल चॉइस है, मतलब इन सिटीजन का नेचुरल चॉइस है। तो इटली को यूनिफाइड करने का जो पहला अटेम्प्ट था आप इसके बारे में लिखेंगे, इट इज़ द मैजनी हु मेड अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ सेंस ऑफ यूनिफिकेशन इन इटली, है ना। तो मैजनी ने पहले प्रयास किया था इटली को यूनिफाइड करने का, उसके लिए उन्होंने यंग इटली बनाया और अपने आइडिया, अपने गोल को इस संगठन के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया।
लेकिन उन्होंने जो रेवोल्यूशन किया था 1831 में और 48 में, वो रेवोल्यूशन फेल हो जाता है। तो अब इटली को यूनिफाइड करने का या इटली के डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने का या जोड़ने का जो प्रयास है वो कौन करेगा? सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जहाँ पे इटालियन फैमिली के लोग रूल करते हैं। राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। और इनका मानना था कि अगर इटली का यूनिफिकेशन सार्डिनिया करता है तो सार्डिनिया जो है अदर इटली स्टेट से काफ़ी एडवांस हो जाएगा, और इटली में सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस करेगा, क्योंकि इटली को यूनिफाइड जो स्टेट करेगा वही एडवांटेज गेन करेगा इकोनॉमी में, वही एडवांटेज गेन करेगा पॉलिटिकल कंट्रोल में। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट, है ना। तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे explain the different stages of the unification of Italy. First attempt it was made by Giuseppe Mazzini by forming association Young Italy, disseminating his idea and goal, but revolution was failed. Then Sardinia Piedmont decided to bring a sense of unification. यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवर थे। काउंट कैवर ने क्या किया? उन्होंने इटली को यूनिफाइड किया। हालांकि जो काउंट कैवर थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी नहीं थे, न तो डेमोक्रेसी में ट्रस्ट करते थे, बल्कि वो बहुत ही प्रॉस्परस इंसान थे, और उसके अलावा वो बहुत ही बहुत ही एलिट और बहुत ही हाई क्लास से बिलोंग किया करते थे, और उन्हें इटली लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। फ्रेंच लैंग्वेज में स्किल्ड थे, मास्टर थे, और उन्होंने अपने स्किलफुल या अपने बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, बहुत चतुराई भरे तरीके से क्या किया, उन्होंने फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप किया, अलायंस किया, और उसके बाद कैवर ने क्या किया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो जिस एरिया के वो हेड करते थे, उन्होंने क्या किया, इटली का जो नॉर्थ वाला एरिया है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, इटली का ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, जो वियना वगैरह है यहाँ पे, तो नॉर्थ वाले एरिया को ये लिबरेट करवा देते हैं। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। तो आप यहाँ लिखेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट में इटली को यूनिफाइड करने का प्रयास किया था सार्डिनिया पिडमॉन्ट के चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर। इन्होंने अपने टैक्टफुल फ्रेंडशिप से फ्रांस के साथ अलायंस किया, और फ्रांस की सहायता से इन्होंने इटली के नॉर्थ को फ्री कर दिया, इंडिपेंडेंस करवा दिया, है ना। इटली ऑस्ट्रिया से 1859 में इटली का नॉर्थ वाला एरिया इंडिपेंडेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है इटली को यूनिफाइड करने का? आप हेडिंग में जब लिखेंगे ना, तो पहले जेसेपी मैजनी के बारे में लिख दीजिएगा, फिर काउंट कैवर के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद जेसेपी गैरीबाल्डी। मैजनी अलग है और गैरीबाल्डी अलग है। मैजनी जो थे वो पहले थे, गैरीबाल्डी जो थे वो बाद में थे। तो अगला इटली का जो रिमेनिंग एरिया था उसको किसने यूनिफाइड किया? जेसेपी गैरीबाल्डी ने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्मी बनाई, वॉलंटियर आर्मी, जिसको हम रेड शर्ट आर्मी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्मी के लोग थे ड्रेस रेड कलर का पहनते थे। और वॉलंटियर आर्मी का मतलब क्या होता है कि इस आर्मी को जो है वो लोग ज्वाइन करते थे जो इटली को यूनाइट देखना चाहते थे। जब आप अपने नेशन को लिबरेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं, उसके लिए आप कोई पैसा का डिमांड नहीं करते हैं, तो ऐसे आर्मी को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसी आर्मी जो है वो वॉलंटियर आर्मी ही कहलाएगी। तो इनके पास जो था वो रेगुलर फोर्स नहीं था, जो गैरीबाल्डी थे इनके पास अपनी वॉलंटियर आर्मी थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ जेसेपी गैरीबाल्डी ज्वाइन द फ्रे। फ्रे का मतलब क्या होता है, ये जो कंपटीशन चल रहा था इटली को यूनिफाइड करने का, उसको जो है ये गैरीबाल्डी ने इसमें वो एंटर करते हैं। और उन्होंने क्या किया, साउथ में साउथ का जो इटली वाला एरिया था, किंगडम ऑफ टू सिसिली, दो एरिया को, टू सिसिली का मतलब क्या थे कि जो साउथ में दो एरिया थे, एक नेपल्स और एक आपका सिसिली, वो दोनों मर्ज हो गए थे, इसीलिए इसको कहा गया है किंगडम ऑफ टू सिसिली। तो साउथ वाले एरिया को ये क्या करते हैं, साउथ वाले एरिया से स्पेनिश को वहाँ से हटा देते हैं, ड्राइव अवे कर देते हैं, और साउथ वाले एरिया को कंट्रोल में कर लेते हैं। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो हैं वो इटली के राजा बन जाते हैं, और इटली का जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से कहिएगा कि पहला अटेम्प्ट जैसे भी मैजनी ने किया था वो फेल हो गए, उसके बाद काउंट कैवर ने किया, फ्रांस के साथ अलायंस किया, और फ्रांस की सहायता से इटली का जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे ऑस्ट्रिया के लोगों को हटा करके इटली के नॉर्थ को लिबरेट करते हैं। नेक्स्ट आप जैसे कि गैरीबाल्डी को एक्सप्लेन करिएगा, उनकी जो आर्मी थी वॉलंटियर आर्मी थी, और उन्होंने इटली के साउथ में स्पेनिश लोगों को डिफीट किया, और 1861 में इटली जो है नेशन स्टेट, उसका अपना एरिया था, डिफाइंड एरिया था, उनका अपना एक कॉमन करेंसी, एक राष्ट्र के जो सिंबल होते हैं इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो इस तरह से आप अगर ये समझे होंगे तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इटली जो है कैसे यूनिफाइड होता है।
अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब इटली, मतलब जैसे आपका यहाँ से आ सकता है ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है वो लिखा हुआ है स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटेन है ना, पहले वो कोई नेशन स्टेट नहीं था, वहाँ पर भी डिफरेंट किंगडम थे, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट थे। जैसे आज भी ब्रिटेन को हम किंगडम के नाम पर एड्रेस करते हैं, मतलब डिफरेंट किंगडम आपस में ज्वाइन होकर के एक नेशन स्टेट बनाए हैं। इसमें क्या होता है, जो किंगडम होते हैं दे एंजॉय अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होता है उनके ऊपर बहुत एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो डिफरेंट किंगडम होते हैं वो अपने तरीके से काफ़ी हद तक फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो इसका सेंस क्या कहता है? इसका मतलब ये होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ये जो है कंपेयरिंग टू जर्मनी एंड इटली इट वाज अ डिफरेंट फिनोमिना। मतलब ब्रिटेन का जो एक नेशन स्टेट बनना होता है, या ब्रिटेन जो है, तो ब्रिटेन को मतलब ब्रिटेन मतलब जब एक नेशन स्टेट बना ना, तो उसके लिए ब्रिटेन को रेवोल्यूशन नहीं करना पड़ा। जैसे इटली और जर्मनी के केस में आपने देखा था ना कि उन लोगों ने क्या किया था, रेवोल्यूशन किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब कई कई तरह के युद्ध करते हैं। तो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था बहुत ही डिफरेंट था, इसीलिए इसको कहा गया है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो हाउ ब्रिटेन वाज यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस। ब्रिटेन कैसे एक राष्ट्र बनता है, डिफरेंट स्टेज में होता है, सडन नहीं बनता है। ब्रिटेन एक राष्ट्र बनता है तो कई सेंचुरी लगता है, उसी डिफरेंट स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देख लेते हैं ब्रिटेन एक नेशन कैसे बनता है, उसी के जो की पॉइंट है, कि मेन पॉइंट है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटेन जो है वो रेवोल्यूशन या अपहीवल या किसी क्रांति की वजह से नहीं बना हुआ था। जब ब्रिटेन था, यहाँ लिखा हुआ है कि 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन कोई नेशन नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था। इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम, डिफरेंट टाइप के लोग या डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग उस एरिया में रहते थे। जैसे कुछ एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश आइजल्स रहते थे, मतलब जैसे मतलब कुछ लोग जैसे इंग्लिश, जैसे अंग्रेज लोग जिन्हें इंग्लिश कहते हैं, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, मतलब डिफरेंट एरिया में जो वहाँ के मतलब यूरोपियन थे उनको हम आयरिश, स्कॉटिश, इंग्लिश या वेल्स के नाम से जानते थे। और डिफरेंट एरिया के जो लोग थे उनका अपना एक अलग या ओन कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम था। मतलब सभी के जो कस्टम थे, ट्रेडिशंस थे, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, सब अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू रूल किए जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है, जो आइलैंड है ब्रिटेन आइलैंड, ये क्या होता है अदर आइलैंड के कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल बन जाता है। तो जब एक आइलैंड पावरफुल बनेगा तो वो अपना प्रभाव जो है अदर एरिया में एक्सटेंड करना शुरू कर देगा, उसको फैलाना शुरू करेगा। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटेन जो है एक नेशन स्टेट बनता है, कब बनता है? 1688 में। कैसे? वहाँ 1688 में ब्रिटेन में मोनार्की जो था उसके पावर को काफ़ी ख़त्म कर दिया गया, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो जाती है ना। तो पार्लियामेंट के माध्यम से ब्रिटेन में नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया गया। मतलब आपके देश में अगर पार्लियामेंट है, आपके देश में राजा लोग भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट विल बी द सेंट्रल अथॉरिटी, पार्लियामेंट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो ब्रिटेन के नेशन स्टेट के बनने की जो कहानी होती है वो 1688 से स्टार्ट होती है। 1688 में पार्लियामेंट seized and controlled the power of monarchy, and parliament has become a weapon or an instrument through which नेशन स्टेट वाज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने क्या किया, 707 में एक्ट ऑफ यूनियन लॉ पास होता है। तो मतलब 1688 में पार्लियामेंट ने पावर कंट्रोल करता है मोनार्की से। उसके बाद 707 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून पास किया, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के बाद आज जो ब्रिटेन बना है उसको हम 707 में, इस एक्ट के बाद हम ब्रिटेन कहना शुरू कर देते हैं। जो आपका यूके है या ब्रिटेन है ये 707 के बाद, मतलब स्कॉटलैंड में भी, स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया, और उसके बाद ये जो है ब्रिटेन के रूप में कहलाना शुरू हो गया। स्कॉटलैंड जो था, जब स्कॉटलैंड को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो स्कॉटलैंड के जो लोग थे उनकी जो अपनी एक यूनिक कल्चर थी, उनका अपना एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम था। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, उसको रिड्यूस करना, उसको मार्जिनलाइज करना या उसको सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसके अलावा स्कॉटलैंड में जो लोग थे वो कैथोलिक थे, जैसे क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो मतलब कैथोलिक थे। तो वहाँ के जो लोग जिस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते थे उनके लैंग्वेज को बोलने से मना कर दिया गया। मतलब अंग्रेज़ों ने स्कॉटलैंड को अपने एरिया में इंटीग्रेट किया, तो उनके कल्चर को या उनके पॉलिटिकल सिस्टम को या उनके हर तरह के आइडेंटिटी को सप्रेस करने का प्रयास किया, और उनके ऊपर अपना कंट्रोल असर्सन करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं।
जो स्कॉटिश लोग गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, जो अपना नेशनल ड्रेस या मतलब अपनी आइडेंटिटी यूज़ करते थे, उसको अंग्रेज़ों ने सप्रेस करने का प्रयास किया। उसके अलावा आयरलैंड जो है एक अनदर किंगडम था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कैसे उसको इंटीग्रेट किया। आयरलैंड में जो लोग थे वो कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे। तो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो चाहते थे कि आयरलैंड इंग्लैंड में इंटीग्रेट हो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट को काफ़ी फेवर किया। तो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो कैथोलिक जो थे वो नहीं चाहते थे कि उनका एरिया जो है इंग्लैंड के साथ इंटीग्रेट हो। तो उसी को लेकर क्या होता है, रिवोल्ट होता है। जो कैथोलिक लीडर थे वॉल्फ टोन, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाए थे। तो उनको ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ों ने मतलब डिफीट किया और उनको इंग्लैंड में मिला लिया। तो 1801 में इंग्लैंड जो होता है वो एक नेशन स्टेट के तौर पर मर्ज हो जाता है। तो इटली, जैसे आप देखेंगे ना, ब्रिटेन जो है यूनिफिकेशन हुआ, तो ब्रिटेन को यूनिफाइड करने के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई या कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड होता है उसके जो पॉइंट हैं कह देना कि ब्रिटेन जो है पहले डिफरेंट किंगडम्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, डिफरेंट आइलैंड्स। इंग्लिश उसमें डोमिनेट करते थे, उन्होंने अपना प्रभाव एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया पावर, मोनार्की को रिड्यूस किया, एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, इंग्लैंड से यूके बन जाता है। उसके बाद स्कॉटलैंड के जो लोग थे जिसको अंग्रेज़ों ने अपने के उसमें इंटीग्रेट किया था, उनके कल्चर, उनके आइडेंटिटी, उनके लैंग्वेज सबको वो सप्रेस करते हैं। उसके अलावा आयरलैंड को भी उसी तरह से वो डिफीट करते हैं और 1801 में इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट कम्प्लीटली बन जाता है। तो ये डिफरेंट स्टेज था कैसे जो ब्रिटेन है वो एक नेशन स्टेट या कैसे एक राष्ट्र बनता है। तो उम्मीद है अगर आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन नेशन स्टेट के तौर पर इस्टेब्लिश्ड होते हैं।